हेलो बच्चा पार्टी, फाइनली हम डे 10 की वीडियोस में आ गए। मेरे बच्चे, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। मेरे बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं अगर बोलूं कि इस पूरे चैप्टर में इसकी जो वेटेज है, इसके जो आने की प्रोबेबिलिटीज है वो 90% है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन फंसता रहता है मेरे बच्चे। तो ये बहुत हाई प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो आप इसे मिस मत करिए। तो चलो मेरे बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर। सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलकर एरिया वेक्टर पढ़ा रहे हैं आप? मेरा बेटू, आपको बता दूं कि जो एरिया वेक्टर है, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सर, एरिया वेक्टर मींस व्हाट? कि एरिया में भी डायरेक्शन होती है। यस, मैं कहता हूं इसको एरिया विद डायरेक्शन। एरिया विद डायरेक्शन आर नोन एज एरिया वेक्टर। अच्छा, ठीक है। मीन्स व्हाट? एक एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास ये फोन है, मान लीजिए। अब ये फोन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दूं ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर मैं इसको ऐसा बनाता तो एरिया की डायरेक्शन ये हो जाती। अगर मैं ऐसा बनाता तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो जाती। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन करना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर खींचना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब आपको बताऊं, एरिया कितने तरीके के एरिया आप लेंगे अगर, तो एरिया आप दो तरीके से लेंगे। पहला ओपन एरिया और क्लोज्ड एरिया। सेकंड जो आप लेंगे वो होगा क्लोज्ड एरिया। एक ओपन एरिया और एक क्लोज्ड एरिया। अब ओपन एरिया क्या है? ओपन एरिया का सिंपल सा मतलब है एक रिंग, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक रिंग। अगर मेरे पास एक शीट है, प्लेन शीट है, तो यानी एक रिंग है। तो अगर मैं इधर से जाऊं, आप ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे, एक सर्कल है मेरे पास, तो मैं यहां ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, एक रिंग मान लीजिए मेरे बच्चे, उसके या गेट मान लीजिए, मैं गेट से इन भी हो सकता हूं, आउट भी हो सकता हूं। ये ओपन एरिया हो गया। अगर मैं क्लोज एरिया की बात करूं, तो क्लोज एरिया की बात करूं तो मेरे बच्चे, एक बार अगर आप इसके अंदर इन हो गए तो आप बाहर नहीं, बाहर अगर है तो इन नहीं, क्लोज्ड एरिया है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, ये बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल है और ढक्कन बंद है, तो एक क्लोज्ड एरिया है। अगर इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन करूंगा तो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। मैं हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड बनाऊंगा। यानी अगर मैं क्लोज्ड एरिया पे कभी परपेंडिकुलर ड्रॉन करूंगा तो यहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ ही ड्रॉ होंगी, यानी ऑलवेज आउटवर्ड आएंगी, ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड बनेंगी। बट अगर मैं यहीं पर ओपन एरिया की बात करूं तो मैं मतलब एरिया की डायरेक्शन चाहूं तो मैं इस साइड ले लूं, चाहूं तो मैं एरिया की डायरेक्शन इस साइड ले लूं। मैं एरिया की डायरेक्शन कहीं पे भी ले सकता हूं ओपन एरिया में, चाहे वो ओपन मतलब लेफ्ट लूं, चाहे मैं राइट डायरेक्शन लूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट क्लोज्ड एरिया है अगर मेरे पास, तो क्लोज्ड एरिया की जो डायरेक्शन है, जैसे अगर एक क्लोज्ड एरिया है, स्फीयर है, तो मैं हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बाहर की तरफ ही लूंगा, एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ ही लूंगा। होप सो एक बात क्लियर हो गई। अब सुनो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है मेरा बेटा, थोड़ा सा वो जान लीजिए। आपको बार बार एक क्वेश्चन बोलेगा कि अगर एक एरिया है, एरिया इन YZ प्लेन, अगर कभी भी एरिया YZ प्लेन में दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। YZ प्लेन, अगर मैं इसको कहूं, ये फोन है मेरे पास, ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस, YZ प्लेन में रखा हुआ है, तो उसके एरिया की डायरेक्शन हमेशा X एक्सिस में होगी। अगर ये Y है, ये Z है, तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा X एक्सिस में। अगर ये X है और ये Z है, तो हमेशा Y की डायरेक्शन में। याद रखिएगा। तो डायरेक्शन
ऑफ एरिया वेक्टर इन एक्स एक्सिस, यानी आई कैप। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलो आगे लेके चलता हूं। अब टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टॉपिक आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है फ्लक्स? मेरे बच्चे, अब आपको फ्लक्स बेटर तरीके से समझ में आएगा। कभी भी बात करें ना फ्लक्स की, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है एक छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किसी भी चीज का पास होना। एक छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किसी भी चीज का पास होना फ्लक्स। जैसे एग्जांपल, अभी मैंने सीटी बजाई, मतलब एक छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किसी भी चीज का पास होना। अभी क्या हुआ, मेरे पास कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, उसमें से मैं एयर पास कर रहा हूं। अगर मैं उसमें से एयर पास कर रहा हूं, पेन है, पास करूं एयर, फ्लक्स, इट्स अ फ्लक्स। अगर टैप खोला, पानी निकला, पानी निकला, टैप में से पानी निकल रहा है, वाटर फ्लक्स। मैंने सीटी मारी, एयर फ्लक्स। तो कुल मिलाकर फ्लक्स। पर अभी अपन किसी भी स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना। अरे यार, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहा हूं ना। वाटर फ्लक्स पढ़ता तो वाटर का पास होना, एयर फ्लक्स पढ़ता तो एयर का पास होना होता। होप सो क्लियर है। अब मेरा बच्चा देख, डेफिनेशन समझ में आ गई। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through area of cross section perpendicularly or effectively. Perpendicularly or effectively. What do you mean by perpendicularly or effectively? जैसे एग्जांपल, मैंने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया। अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, ये मान लो एरिया वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लेता हूं और ये एरिया वेक्टर मान लेता हूं। अब कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पार हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से? दिस इज अ फ्लक्स। फ्लक्स को जो डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमेशा फाई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा फाई से डिनोट होता है। तो मेरा बच्चा, एक एग्जाम्पल के बाद आपको इस टॉपिक पे लेकर आऊंगा। एक एग्जाम्पल के बाद इस टॉपिक को लेकर आऊंगा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बना लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, 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 ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पुलिस वाले आ गए हैं, चले जाने देते हैं। रात को 2:30 बज गए, 2:35 हो रहे हैं जब ये वीडियो शूट हो रही है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा बना लेता है, वो इतना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना लेता है। लो, इतने सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना दिया। सुनो, अगर मैं कहूं कि मुझे इसका फ्लक्स देखना है, φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, φ6, φ7, number of field lines passes through area of cross section perpendicularly or effectively. तो देखो, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और ये इसमें से 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? सर, φ1 φ2 में से φ2 का फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। अगर मैं 3 और 4 में बात करूं तो आप कहोगे कि 4 की फील्ड लाइंस ज्यादा है तो उसका फ्लक्स ज्यादा होगा। अब सुनो ना, थोड़ा सा चलो एग्जाम्पल। अब मैं आता हूं कि 5 और 6 के फ्लक्स की बात करता हूं।
5 और 6 के फ्लक्स की बात करूं अगर, तो 5 और 6 में से किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? और अगर मैं बात करूं 5 और 7 में से, तो किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? मुझे ये चेक करना है कि 5 और 6 में से और 5 और 7 में किसका फ्लक्स ज्यादा होगा। आपको बताऊं, थोड़ा वीडियो पॉज करो और सोचो कि किसका फ्लक्स ज्यादा होगा। आपको बता दे कि दोनों का ही फ्लक्स सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इफेक्टिवली इसी एरिया को तो क्रॉस कर रही है, इसी एरिया को तो क्रॉस कर रही है, इसी एरिया को तो क्रॉस कर रही है। अब चाहे तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहे कितना ही बना दो, उससे कोई लेने देना नहीं है। तो फ्लक्स जो होता है, इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। चलो इसी से लिख देता हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through a area of cross section effectively phi equal to E into ds, phi equal to E into ds। सर फॉर्मूले में ds एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो सर आप वहां क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जो ds होगा वो इफेक्टिवली होगा, मतलब उस पे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। एक एग्जांपल, ये इतना बड़ा बोर्ड है, अब ये जो नीचे का एरिया है ये इफेक्टिव एरिया नहीं, क्योंकि इसके अंदर से फील्ड लाइंस बाहर नहीं आ रही है, इसमें से लाइट्स बाहर नहीं आ रही, तो मेरे लिए वो इफेक्टिव एरिया नहीं है। तो फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट करना, वो नोट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता मेरा बच्चा, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन आया हुआ है यार, बार बार यार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनो। बट एक चीज आता है कि अगर सपोज करो मेरे पास एक एरिया है, मेरे पास एक एरिया है ऐसे, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और मेरे पास फील्ड लाइन है ऐसे, मेरे पास फील्ड लाइन है ऐसे, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, तो चलो ठीक है, मैंने क्या हुआ, मैंने वो बना दिया एरिया वेक्टर। वो तो सॉरी, आई मेड मिस्टेक, इसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये एरिया वेक्टर ना परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने, एरिया पे परपेंडिकुलर खींच दिया, एरिया वेक्टर है, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इन दोनों में बन रहा है एक एंगल, इन दोनों में बन रहा है एक एंगल। तो मेरा बच्चा, अगर मेरा बेटा इसको रिजॉल्व कर दे, इसको अगर रिजॉल्व कर दे, तो ये a cos थीटा हो जाएगा, ये a साइन थीटा हो जाएगा, ये a cos थीटा हो जाएगा, और ये a साइन थीटा हो जाएगा। अब आप ही मुझे बता दो, आप ही मुझे बता दो, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि मेरे पास, सुनो मेरे बच्चे, मेरे पास ये कुछ फील्ड लाइंस हैं, ये कुछ फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस है। एक बंदा, हमारे पास एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये था, ये और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। पहले एरिया ये था, पहले एरिया ये था, अब एरिया वेक्टर ये बन गया। तो मेरा बच्चा इफेक्टिव एरिया क्या अब ये रहा? नहीं, इफेक्टिव एरिया, इस वाली एरिया का इफेक्टिव एरिया कौन होगा? ऐसा ना, ओफो, ऐसा कर मेरा बेटू, ये देख, ये डायग्राम है। अब इसको उठा के मैं यहां पे ये ऐसे लेके चला जाऊं, तो कुछ फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी ना। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स बनाऊं, सुन मेरी बात, मैं इसके दो कंपोनेंट्स बनाऊं, ये एक एरिया वेक्टर है, ये ऐसे है, तो इसके दो कंपोनेंट बनाता हूं। एक देखो, इसको रिजॉल्व करता हूं मेरा बच्चा, ये थीटा है, तो ये a cos थीटा हो गया, ये a sin थीटा हो गया। अब मेरी स्टेटमेंट को ध्यान रख, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली। तो कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? भाई साहब सुनो, एक और गलती करते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू प्लेन, फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये NOTE नोट 2000 का लिख लेना। नंबर ऑफ फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, थीटा 90 मत बोल देना, थीटा 0 डिग्री है ये। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पांडे सर, कहां से कहां तक लेके चले गए। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये जो पेन दिख रहा है ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ये प्लेन है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, प्लेन है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। भाई साहब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो भाई साहब हम ना प्लेन के साथ एंगल नहीं देखते, हम एरिया वेक्टर के साथ एंगल देखते हैं। तो अगर इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऐसा होगा। अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल बता कितने डिग्री का होगा। अगर बात समझ नहीं आ रही तो एक बात सोच, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन मतलब कोई भी सरफेस, अगर सरफेस है, बना दिया ऐसा, बना दिया, परपेंडिकुलर है, चल अब मुझे इसका एरिया वेक्टर बना के दिखा, ऐसा ही तो होगा। अब ये दोनों का एंगल बता, 0 डिग्री तो होगा, इन दोनों का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन बोल रहा है तो भाई साहब 90 थीटा 90 मत ले लेना, थीटा 0 डिग्री लेना, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये सेंटेंस याद रखना, घुमा देता है क्वेश्चन में। तो अब मुझे बता कि इफेक्टिव, मैंने बोला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली और इफेक्टिवली। तो अब ई की डायरेक्शन ऐसे है, तो कौन सा कंपोनेंट लोगे तुम? ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट उसके साथ लोगे या ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट लोगे? तो भाई इफेक्टिव एरिया तो ए कॉस थीटा वाला है ना, तो ए कॉस थीटा वाला लो, ई साइन थीटा वाला थोड़ी लोगे। तो मेरे बच्चे फ्लक्स का एक फॉर्मूला बनेगा, ई ds कॉस थीटा, यानी ये एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटी भी होती है। तो फाई इक्वल टू ई ds कॉस थीटा। अगर थीटा 0 है, थीटा 0 मतलब एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। अगर थीटा 0 है तो आपका जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ई ds होगा। यस मेरा बेटू, हाँ है ना। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स हमारा 0 होगा। अच्छा सर थोड़ा सा ये बता दो, अगर सुन लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन, सरफेस ऐसा रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर चली गई, क्या इफेक्टिवली पास कर रही है इसको? नहीं। अगर क्रॉस करेगी तभी तो फ्लक्स बनेगा, ऐसे कर रही है मेरे बेटू? नहीं। तो मेरा बच्चा ये देख ले, अगर तुमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, थीटा 0 ले लेते हैं यार भाई, गलती मत कर देना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन बोलेगा मेरा बेटा तो आपका थीटा 90 हो गया। तो यहां पे थीटा 90 हुआ तो फ्लक्स नहीं बनेगा। और अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन बोलेगा तो थीटा 0 होगा, वहां पे मैक्सिमम होगा। मेरे को तुम लोगों पे विश्वास नहीं है, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक्ट मतलब क्रॉस परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन बोले तो ये है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस पैरेलल टू प्लेन बोले तो ये है। प्लेन और एरिया वेक्टर का मतलब समझ जाना, प्लेन का मतलब ये है और एरिया वेक्टर का मतलब ये है, प्लेन पर परपेंडिकुलर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताना। आप फ्लक्स का फाई इक्वल टू ई ds कॉस थीटा इज अ मेन टर्म।
आगे बढ़ो मेरे बच्चे। ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन आ गया, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये चीज नहीं है भाई, पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अरे कलर अलग कर दे भाई पांडे, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। ई की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, ई इक्वल टू ई वैक्टर जो है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। अगर 20 यूनिट इन YZ प्लेन है तो उसकी डायरेक्शन i कैप में है। YZ प्लेन में है तो y कैप में है, YZ प्लेन है तो i कैप है, अभी बता चुका हूं, ठीक है। अब सुनो, यानी एक चीज और है, फ्लक्स ना यहां पे देखो ध्यान से, फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता है EDS, क्योंकि आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। तो मेरा बच्चा एक चीज सोच, सीधा सीधा बताऊं, बेटे को ज्यादा परेशान नहीं करता, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे कुछ है नहीं तो सब जीरो, तो 6 और 20 120, 6 इंटू 20 120, क्या होता है यूनिट? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओडी बाबा, इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा क्या? आप कहोगे सर क्यों नहीं आएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है मजेदार। अ सर्कुलर प्लेन शीट रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो उसे। सॉल्यूशन, आप उसे क्या करते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, 5 इंटू 5 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, उसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर -1 मीटर। मैं 10 की पावर में ही रखना चाहता हूं। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद फील्ड, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद फील्ड। पता है, एक सर्कुलर प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? प्लेन के साथ। प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। भाई खा गए ना धोखा। ये एंगल कितना लोगे? 30 डिग्री। एरिया वेक्टर के साथ लोगे या प्लेन के साथ? प्लेन के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो प्लेन ये रहा, प्लेन के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है, यानी प्लेन के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है। हमें तो ये एरिया वेक्टर के साथ लेना होता है, तो हम यहां पे थीटा क्या लेंगे? थीटा लेंगे 30 डिग्री। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा बच्चा। फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 30 डिग्री। अब मेरे बच्चे 5 इंटू 10 की पावर 5 है ना, ds की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, और cos 30 1/2 होता है। अब यहां पर आप वैल्यू रखो, यानी 2.5, काट दो इसको, ऐसे ऐसे करो, 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू पाई। आर की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 10 की पावर -1, इसीलिए मैंने छोड़ी थी। ये देखो 2.5 पाई इंटू 10 की पावर 5 -2, 2.5 पाई इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब आप यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 डाल देना, आपके पास आंसर आ गया वाला क्वेश्चन का। होप सो क्लियर है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब आगे लेके चलता हूं मेरे बच्चे, यहां पर आता है बहुत इंपॉर्टेंट आन बान शान, और ये एक टॉपिक अगर आपने समझ लिया ना तो बेहतर तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी चीजें। क्यूब प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्स। मेरे बच्चे पता है, मैं एक क्यूब ले लेता हूं,
मेरे पास एक क्यूब है, ये मैंने क्यूब ले लिया, और एक और क्यूब ले लेता हूं, एक और क्यूब ले लेता हूं, एक क्यूब और ले लेता हूं, चलो 3 क्यूब से समझा दो। अब मैंने जब क्यूब ले लिया तो अब पता है मैं थोड़ी सी लाइनें भी ले लेता हूं। यहां देखो, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, ठीक है। यहां पे मैंने थोड़ा सा गेम करा, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस, मैं जानबूझ के ड्रॉ कर रहा हूं, मैं डायग्राम लेना चाहता तो ले सकता था, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, सेम, ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले लूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट का मतलब है इक्वल टू 2I कैप ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले लूं, मैं इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले लूं और वो भी 2I कैप ले लूं, 2I कैप ले लूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरा बच्चा समझ, अब एक क्यूब है, उस क्यूब में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, पास हो रही है, इसका एरिया वेक्टर तो इधर हुआ, इसका एरिया वेक्टर इधर हुआ, ये फ्लक्स ऑफ एरिया ऑफ लेफ्ट फेस है, ये एरिया ऑफ राइट फेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो सुनो कैसे निकालते हैं। फ्लक्स लेफ्ट फेस के लिए ई डी एस कॉस थीटा, सबको ए मान लेना साइड, ठीक है। ई डी एस कॉस थीटा फ्लक्स के लिए, ई की वैल्यू है 2, डी एस होगा ए इंटू ए स्क्वायर, एल इंटू बी कॉस 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो थीटा 180 डिग्री होगा। मैं बेसिक से लेके चलना चाहता हूं, थीटा 180 डिग्री होगा, तो 2a स्क्वायर और 180 माइनस का होता है। अगर मैं यहां देखो, फ्लक्स ऑफ राइट फेस 2a स्क्वायर ही होगा कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इस डायरेक्शन में 2a स्क्वायर कॉस 0 1, तो ये आंसर आ गया 2a स्क्वायर। अब मैं निकालूंगा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होता है फाई ऑफ लेफ्ट फेस फाई ऑफ राइट फेस। भाई एक -2a स्क्वायर एक +2a स्क्वायर है, ये तो आंसर 0 आ गया। अगर आप इस वाले केस के लिए भी करते, इस वाले केस के लिए भी करते, तो भी फ्लक्स 0 आता, क्योंकि यहां पे फ्लक्स ऑफ लेफ्ट फेस ये होता, फ्लक्स ऑफ राइट फेस ये होता, और इसका फ्लक्स 0 ही आता मेरे बच्चे, फ्लक्स 0 ही आता। क्योंकि आपको पांडे सर की एक बात दिल जान में बसानी होगी, वो भी नोट, अगर एक क्लोज एरिया से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो उसका फ्लक्स हमेशा टोटल फ्लक्स हमेशा 0 होगा। अगर एक क्लोज एरिया से, क्यों? क्योंकि जितना इन होगा फ्लक्स उतना ही आउट होगा, जितना फ्लक्स इन हो रहा होगा उतना ही आउट होगा, जो टोटल निकालोगे तो वो 0 होगा। बट अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट नहीं होता, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट नहीं होता, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट नहीं होता तो अब ये डायग्राम मिटेगा नहीं, तो चलो इसको छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
ओहो, नेक्स्ट स्लाइड, हमें एक स्लाइड और जरूरी पड़ेगी, हमारे को एक स्लाइड की और जरूरत पड़ती, तो हमने कम स्लाइड ले ली। चलो अब मैं आपको यहां दिखाता हूं, वेट। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होता, मान लो 2x i कैप होता, 2x i कैप, यानी डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता, यानी इसे कहते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस केस में क्या होता, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस केस में फ्लक्स निकालने का तरीका बिल्कुल बदल जाता। अब इस फ्लक्स इसमें कैसे बदलता, ध्यान से सुनो। यहां पर इसका एरिया वेक्टर ऐसा होता, इसका एरिया वेक्टर ये लेफ्ट फेस है और ये राइट फेस है, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होता। अब जब इसका एरिया वेक्टर होता तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, फ्लक्स निकाल रहा हूं लेफ्ट फेस के लिए, फॉर्मूला होगा ई डी एस कॉस थीटा। थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं, आप समझना। ई की वैल्यू क्या होगी 2, एक्स डी एस क्या होगा ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, नो 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मुझे बस एक इतनी बात समझा दो थोड़ा सा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, बट मेरा बच्चा ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ओरिजिन है ना, यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये ओरिजिन पे है, एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो अगर ये एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा ही आंसर लेफ्ट फेस का 0 हो जाएगा। अगर ये एक्स वेरिएबल के साथ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान रखना प्लीज, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो राइट फेस के लिए ई डी एस कॉस थीटा, ई तो चलो जो भी है 2x x। अब ये देखो यहां से यहां तक x की वैल्यू a है, यानी a, ds की वैल्यू a स्क्वायर है cos 0 डिग्री। अब समझ गए आप, 2a क्यूब हो गया। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 2a क्यूब। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर आता हूं तुम लोगों को। अब यहां पे ध्यान से सुनो क्या हुआ, एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब यार यहां पे क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये हमारा लेफ्ट, ये राइट फेज है, ये राइट फेज है, ये हमारा लेफ्ट फेज है, यस लेफ्ट फेज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है अल्फा x 1/2 और अल्फा की वैल्यू दी है 800। तो मेरे बच्चे चलो सॉल्यूशन पर आता हूं। अब सॉल्यूशन पर आऊं तो मैं कह रहा हूं फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस। अगर मैं फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस निकालूं तो आप क्या देखोगे, यानी फाई ऑफ एल इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ई की वैल्यू है अल्फा x 1/2, अल्फा x 1/2। ds क्या होगा मेरे बच्चे, ये देखो ना ds, ये एरिया a इंटू ए, अभी बताया था मैंने, a स्क्वायर हो गया cos 180 डिग्री, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 800। x मेरा बच्चा इस देखो ना यहां से, इस ओरिजिन से ये लेफ्ट फेस कितनी दूर है, इस ओरिजिन से लेफ्ट फेस कितनी दूर है, जो क्यूबिकल ब्लॉक है वो a डिस्टेंस दूर है, a डिस्टेंस दूर है, देखो a डिस्टेंस दूर है। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, और ये a स्क्वायर हो गया। cos 180 -1 होता है, तो चलो यहां देखो 800, a की पावर 1/2 और ये 2 माइनस आगे ले आया, a की पावर 5/2, a की पावर 5/2। अब सुनो -800, a की वैल्यू कितनी है 0.1 गिवन है, 5/2। चलो इसको अभी यही रहने देते हैं। अब हम जरा राइट फेस का फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स
थ्रू राइट फेस। अब फ्लक्स थ्रू राइट फेस निकालू तो ध्यान से सुनो क्या होगा, एफ फाई आर इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब देखो ना ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू अल्फा एक्स 1/2, डी एस हमारा ए स्क्वायर है और कॉस 0 डिग्री होगा। यार ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 डिग्री हो गया। अब मेरा बच्चा अल्फा देख, अल्फा क्या है, अल्फा है 800। एक्स की वैल्यू देख मेरा बच्चा, एक्स की वैल्यू देख, यानी ओरिजिन से तेरा राइट फेस कितनी दूर है, 2a डिस्टेंस दूर है। तो यहां पे क्या लिखोगा, 2a की पावर 1/2 ए स्क्वायर कॉस 0 1 800। देखो 2 की पावर 1/2 यानी √2 हो गया, 2 की पावर 1/2 √2 हो गया, a की पावर 1/2 और a स्क्वायर यानी 800 √2, a की पावर 1/2 ये a की पावर 5/2, a की पावर 5/2, यानी हम कह सकते हैं फ्लक्स ऑफ राइट फेस कितना हुआ 800, √2 की वैल्यू 1.414 होती है वैसे, और a की वैल्यू कितनी हो गई 0.1 की पावर 5/2। अरे यार 5/2। चलो टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स ऑफ टोटल फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स ऑफ लेफ्ट फेस प्लस फ्लक्स ऑफ राइट फेस। फ्लक्स ऑफ लेफ्ट फेस आया 800 0.1 की पावर 5/2 और राइट फेस आया 800 √2 0.1 की पावर 5/2। मेरा बच्चा कॉमन ले ले यार, 800 0.1 5/2 कॉमन ले ले, देख इसमें है क्या बचा, यहां पे -1 बचा, यहां पे 1.414 बचा। यार मैंने यहां सॉल्व कर दिया था वैसे √2 को, आप अभी देख लो। अब यहां देखो 800 0.1 5/2 0.41 बचा। अब ये देखो 800 इंटू 0.41 इंटू, आप 0.1 को 1/2 और इसकी होल पावर 5 कर दो तो भी तो बात बराबर है। मतलब 0.1 यानी 800 इंटू 0.41 इंटू 0.1 का जो रूट होता है वो 0.3 होता है, 0.03 एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये इसका आंसर है 0. मल्टीप्लाई नहीं रुको 1 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं यार। 0 √0.1 0.31 सही तो था, 0.31 इसकी पावर 5। अब यार मल्टीप्लाई कर लेना कैलकुलेटर 0.31 और इसका जो आंसर आएगा वो 1.05 के राउंड आता है, आप चेक कर लेना 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर के अराउंड आता है, चेक कर लेना। और होप सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा मेरे बच्चे। कोई डाउट कोई परेशानी तो बता देना। चलो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन दूंगा उसके बाद आपको होमवर्क करना होगा। अब ध्यान से सुनो जरा, यहां पे सिलेंडर दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा 2 अच्छे क्वेश्चंस। ये सिलेंडर है और देखो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है भाई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद द नेगेटिव एक्स, ठीक है भाई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोल रहा है बोथ डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी है। इस फेसेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसी डायरेक्शन में, इस फेसेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इस डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बीच से है तो इसीलिए हमने क्या हुआ
इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ली, इस फेस के लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। ओ बल्ले बल्ले, और इजी हो गया। तो सुनो, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम लेना जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। यार x पॉजिटिव के लिए बात कर रहा है कि आप पॉजिटिव 200 लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेने के लिए बोल रहा है जब x नेगेटिव हो। क्या ही दिक्कत है, सिलेंडर की लेंथ 200 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो हमें सॉल्व करना है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेसेस। इस फ्लैट फेसेस से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। सिंपल, इजी है मेरे बच्चे। फ्लक्स थ्रू राइट फेस ले, लेफ्ट फेस ले ले, ईडीएस कॉस थीटा, ई की वैल्यू 200 गिवन है, वो भी माइनस में देख ले भाई बेटा, इसके लिए माइनस वाला बोल रहा था वो, एक्स नेगेटिव के लिए -200 गिवन है, ठीक है। एरिया पाई आर स्क्वायर और ये कॉस 180, -200 पाई, रेडियस कितना गिवन है मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे 0.05 का होल स्क्वायर और -1, तो ये प्लस 200 पाई इंटू 0.05 का होल स्क्वायर। वेट, मैं अभी रुक गया यहां पे। अब यहां देखो, नाउ फ्लक्स थ्रू राइट फेस, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, एक घुट पानी है। फ्लक्स थ्रू राइट फेस देखते हैं बेटा, सुबह के 3:30 हो गए, वीडियो शूट करते करते को गला सूख रहा है। फ्लक्स थ्रू राइट फेस देखो, ई डी एस कॉस थीटा, मेरा बेटा ई तो 200 ही दिया हुआ है ना, डी एस कितना दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर ही तो दिया हुआ है, कॉस 0 डिग्री ना मेरा बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया का वेक्टर इधर है, थीटा 0 लूंगा। हम लोगों का यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू आई, ये थीटा 0 डिग्री हुआ। अब देखो 200 पाई, आर की वैल्यू 0.05 का होल स्क्वायर कॉस 01, फाई ऑफ आर 200 पाई 0.05 का होल स्क्वायर। नाउ भाई अब ना टोटल फ्लक्स तुम निकालोगे, फाई इक्वल टू फाई ऑफ लेफ्ट फेस, फाई ऑफ राइट फेस, टोटल करके पाई की वैल्यू 3.14 डाल लेना यार प्लीज, ठीक है। चलो इसका बी पार्ट थोड़ा सा समझा दो। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर, एक बात आओ, अगर ये मॉडल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो इसके जो जितने भी सरफेसेस बनेंगे, ये थीटा तो 90 डिग्री बनेगा, और जब थीटा 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा जरा बताना। जब थीटा 90 डिग्री बनेगा तो फ्लक्स, यार बी पार्ट तुम कहते पांडे सर मैं खुद कर लूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब यार यहां पे तो थीटा 90 बन गया और थीटा 90 बन गया, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर साइड फेसेस से पूछ रहे हैं, तो भाई थीटा 90 बन गया और थीटा 90 के लिए फ्लक्स 0 होता है। चल अगला देखो, व्हाट इज द नेट फ्लक्स आउट, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। भाई नेट आउटवर्ड फ्लक्स बता दिया मैंने, नेट आउटवर्ड बता दिया, फ्लैट फेसेस ईच फेसेस का बता दिया। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब ये चार्ज वाला क्वेश्चन है, देखो चार्ज के लिए आपको गॉस थ्योरम समझना जरूरी है, क्योंकि बेटा हमारा फोर्थ पार्ट जो होगा वो फोर्थ पार्ट फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे फाई फ्लक्स आ चुका है हमारे पास, टोटल फ्लक्स इसका एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, और इसका आंसर प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करो, ठीक है।
ये वाला स्लाइड्स की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इस वाली स्लाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं होमवर्क, नहीं 2 नहीं है, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है। इसका स्क्रीनशॉट लो और प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद कुछ है नहीं, तो चल मेरे भाई, इसी तरीके से होप्स ये वाला टॉपिक भी क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को राधे राधे।